आप वक्त चाहिए तुम्हें काफी, वजह पूछ सकता हूँ क्यों? इसने अपनी सुर्ख निगाहें इसकी आधी खुली आंखों में गाड़ते कहा था। वो मैं अभी अभी ये सब। इसने झटके से इसे खींचकर जमीन पर खड़ा किया। ऐसा करने से वो इस पर गिरते गिरते बची थी। से यू लव मी। रुबाब ने डरकर आंखें मींची थी। से बासत से डैड यू लव मी रुबाब ज़िया। रुबाब को लगा इसके जज्बात से पर्दा उठ चुका है जो उसने खुद से अब तक छुपा रखा था। मैं अच्छा छोड़ो, मोहब्बत की खुराफात पर मुझे भरोसा नहीं। वो पल में लहजा बदलता इसे पुरसरार लगा था। निकाह परसों होगा हमारा, इस बात को जहन में बैठा लो। इनकार की गुंजाइश नहीं है। अभी नहीं प्लीज, मुझे वक्त। बासत ज़िया ने झटके से इसे दीवार के साथ लगाया तो इसके मुंह से सिसकी बरामद हुई। रुबाब ज़िया, मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो। इस नाजुक जान पर तुम कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इसके बाजू पर दबाव बढ़ाते इसने कहा था। मैं भाई को बताऊं? बासत ज़िया ने इसके जबड़े को पकड़ में लिया था। इसकी आंखों से आंसू गिरा था। दर्द अब हद से बढ़ रहा था। इस नाजुक जान से कब कोई ऐसा पेश आया था तो तुम नहीं मानोगी। इसने कुछ सोचते से झटके से छोड़ा, जेब से फोन निकाला। हेलो, फहद रियाज का कल सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए खतरनाक एक्सीडेंट होना चाहिए। फौरन अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो। और रबाब को लगा इसने कुछ गलत सुना है। इसने बेयकीनी से देखा। मुझे मंजूर है। इसने इसके हाथ से फोन खींचते कहा। मुंह पर हाथ रखे हिचकियों से रोने लगी। बासत ज़िया के चेहरे पर कातलाना मुस्कुराहट छा गई थी, लेकिन इसे देखते दिल एक लम्हे को डगमगाया था, लेकिन फिर संभल गया। परसों मुलाकात होगी डार्लिंग, मुझे उम्मीद है वो मुलाकात यादगार रहेगी। इसने घुटनों के बल इसके पास नीचे बैठते कहा था। वो अभी चेहरा हाथों में छुपाए रो रही थी। बासत ज़िया के माथे पर सलवटें पड़ी। वो कैसे शख्स के लिए रो रही थी। उठो, बासत ज़िया ने इससे कहा और इसका चेहरा उठाया। आंखों का जबरदस्त तसादम हुआ था। उठो और जगह पर जाओ और एक भी आंसू ना निकले रुबाब, वरना इसकी सजा बहुत बड़ी होगी। इसने कहते इसे एक बार फिर खड़े होने का इशारा किया। आपने जैसा बोला वैसा ही हो जाएगा। अब आप प्लीज जाइए यहाँ से। वो चीखी थी। दुरेद घर नहीं था। शौकत यज़दानी का कमरा नीचे वाले फ्लोर पर था, इसलिए इसे कोई फिक्र न थी। रुबाब यज़दानी, इस लहजे की सजा बहुत जल्द मिलेगी तुम्हें। इसने झटके से उठाया, बेड पर धक्का देता बाहर निकल गया। 2 दिन न जाने कैसे गुजर गए थे। इसकी रजामंदी मिलते ही निकाह की तैयारियां की गई थी। इसके चेहरे पर हंसी तो क्या, मुस्कुराहट का नामो निशान तक ना था। बेशक वो शख्स इसकी बचपन का पसंद था। दिल ने इसे अभी कुछ देर पहले तो अलग जज्बे से रोशनास करवाया था, फिर इस शख्स का ये रूप वो सहम गई थी। वो ये सब कैसे झेलेगी? 19 साल ही तो इसकी उम्र थी। अभी इसके ख्वाब थे बहुत। वो अपने भाई और बाप के साथ वक्त गुजारना चाहती थी। वो भी इसकी इतनी जल्दी शादी नहीं चाहते थे, लेकिन ज़िया ने कहा था इसे किसी जरूरी काम से जाना है और वो निकाह अभी करना चाहता है। दुरेद अपने दोस्त से वाकिफ था। इसे अपनी बहन के लिए वो शख्स बेहतरीन लगा था, इसलिए मना नहीं किया। इसकी उदासी नोट करते दुरेद ने बासत ज़िया को अभी सिर्फ निकाह की रजामंदी दी थी, रुखसती नहीं, जिससे वो अंदर ही अंदर तैश खा रहा था। कब इसका नाम इस शख्स से जुड़ा इसे अंदाजा ही न हुआ। इसके भाई ने इसका माथा चूमा तो इसके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। 2 आंखों ने यह मंजर काफी नफरत से देखा था। दुरेद यज़दानी ने इसके बाद बासत ज़िया को गले लगाया और जो इसका बेहतरीन दोस्त था, यही वजह थी कि वो मान गया था निकाह के लिए। दुरेद, अगर तू बुरा ना माने तो मैं बाप को कहीं ले जाना चाहता हूँ, जल्द छोड़ जाऊंगा। इसने दूर बैठी सजी संवरी छुई मुई सी हुई रुबाब को देखा था। पर यार अभी वो मैं संभाल लूंगा, प्लीज मना मत करो। वो मुझे आगे भी इसे ही संभालना है, भरोसा करो। ओके, जैसा तुझे ठीक लगे। भरोसा है तेरे पर यार, इसीलिए अपनी जान से प्यारी बहन दे दी मैंने तुझे, यज़दानी ने इसे गले लगाते कहा था। बासत ज़िया के चेहरे पर जहरखुन तासरात छा गए थे। यज़दानी से साथ लिए रुबाब तक लाया। राबी मेरी जान, बासत के साथ जाओ। रुबाब ने झटके से सर उठाया। इसके चेहरे पर छाए खौफ को बासत ज़िया ने बाखूबी महसूस किया था। पर भाई अभी मुझे रुखसी नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं, सब तुम्हारी मर्जी और रजामंदी से होगा। अभी बस वो तुम्हें कुछ देर के लिए लेकर जा रहा है। यज़दानी ने इससे साथ लगाते कहा तो वो मना ही न कर पाई। मेहमान जा चुके थे सब। वो भी इस गाड़ी में बैठाते गेट से बाहर गाड़ी निकालकर सड़क पर दौड़ाने लगा। सड़क पर लाते इसने रेस देते गाड़ी की स्पीड को खतरनाक हद तक बढ़ाया था। रुबाब को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ था।
बासत रोकिए प्लीज। इसकी चीखों के साथ हिचकियां सुनते इसने गाड़ी झटके से अपनी फ्लैट के पास रोकी, उतर के इसकी तरफ आया, इसे बाहर निकालता खींचकर अपने साथ अपने फ्लैट पर ले गया। कमरे में लाते धक्का दिया। परवीन बेगम, खुदा के खौफ से डरो, औलाद है तुम्हारी वो। सगी ना सही लेकिन माँ तो कहती है ना तुम्हें, कोई अपनी औलाद के बारे में ऐसे कैसे गंद बक सकता है। वो उम्र रसीद की औरत गुस्से से बोली थी। वो वहाँ पहली औरत थी जिसने इसके लिए आवाज उठाई थी। फिर हमसाई औरतें जिसे जानती थी वो भी बोल पड़ी। सब जानती थी वो कितनी नाजुक, हसास और धीमे मिजाज की लड़की थी। परवीन बेगम इन सबको इसके हक में बोलता देख डरी थी। इन्हें लग रहा था कि सब बिगड़ रहा है। बकवास बंद करो सब, इसी ने मेरे शोहर की जान ली है, पुलिस को बुलवाओ। मैं चीख चीख कर बताऊंगी इन्हें कि यही जलील है। वो रोती बिलखती इस पर झपटी और थप्पड़ और अपने नाखूनों से इसका सफेद माइल चेहरा गुलाबी कर डाला। औरतों ने इसे अलहदा किया। रुबाइशा ने अपने लिए कुछ नहीं किया था। पुलिस के सायरन की आवाज गूंजने लगी तो रुबाइशा का दिल कांपा। क्या ये झूठ सच बनकर इसकी जिंदगी का नसूर बन जाएगा? लोगों में अफरा तफरी फैल गई थी। असल मुजरम का किसको पता था? इस उम्र सीधा औरत ने आगे बढ़ते इसका हाथ थामा, इसके सर पर चादर दी। मैंने कुछ नहीं किया कि अब इसके साकत वजूद में इनका लम्स पाते हरकत हुई थी। मुझे यकीन है मेरी जान। उन्होंने शाइस्तगी से इसका माथा चूमा। मैं तुम्हें बचा लूंगी मेरी जान। फिर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और वहां से किसी को भी हिलने से मना किया था। इसकी माँ इसकी किरदार कशी अब पुलिस वालों के सामने कर रही थी। पुलिस वालों ने अब लोगों से जांच पड़ताल की थी। कोई नहीं जानता था असल वजह, सो इनके घर मौजूद तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था, यानी इसका ताया, इसकी माँ और वो खुद। इसने खाली नजरों से एक आखिरी बार अपने बाप की लाश को देखा जिनको उठाया जा रहा था। बाबा, वो चीखती इनके करीब आई, इनके चेहरे पर झुककर बोसे देने लगी। वहां मौजूद सब लोगों की आंखें नम हुई थी। बाबा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। रुबाइशा मेरे साथ थी मेरे घर। इस उम्र सीधा औरत ने पुलिस वालों की तरफ देखकर कहा, क्या सबूत है आपके पास? उन्होंने इनको देखकर पूछा। मेरे घर का वॉचमैन, वहाँ खेलते बच्चे, सब ने इसको देखा था। मैंने इसे सुबह बुलवाया था, तब से मेरे पास ही है, इन्होंने शाइस्तगी से कहा था। पुलिस वालों ने इनका और इनके वॉचमैन और वहाँ खेलते लड़कों से तस्दीक के बाद इसे वहीं छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इसकी माँ हलक के बल चिल्ला रही थी, तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं, केस करूंगी तुझ पर, तो वहीं जेल में सड़ेगी सारी उम्र। इसने इनका हाथ थामते हिचकी भरी थी। अपने बाप के पास बैठते अब वो हिचकियों से रो रही थी। अपने बाप का जनाजा उठते से महसूस हुआ था कि वो खुदा की बनाई इस दुनिया में तन्हा रह गई है। जनाजा रवाना होते ही आपा ने इसका हाथ थामा और इसे अपने साथ ले गई लोगों से छुपाकर। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो राबी? इसको ब्लड मिल चुका था, वो होश में आते ही स्टेबल हो चुकी थी। बहुत हो गया मन्नत, इस खेल को बंद करो, ये बचपन नहीं है, तुम इस शख्स को पागल बना रही हो। राबी जल्दी करो, मुझे यहाँ से निकलना है। वट, वो पहुंच जाएगा कुछ लम्हों में। मैं चाहती हूँ अब की बार तुम सामना करो हालात का। हो सकता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ ना हो, मुझे यहाँ से निकलना है। वो अपनी ड्रिप की सुई अपने हाथ से अलग करती उजरत में उठी थी। नहीं, तुम्हें तुम्हारी औलाद की कसम राबी, प्लीज। इसने हाथ जोड़ डाले थे। राबी की आंखें साकत हुई थी। वैसे सबसे बड़ी कसम दे गई थी। ओके, लेकिन इसके बाद तुम मुझे किसी और मदद की उम्मीद मत रखना, वो कहती बाहर निकल गई थी। मन्नत ने आंखें मूंद ली क्योंकि रुबाइशा पर वो खुद से ज्यादा यकीन रखती थी। अगले आधे घंटे में वो पीछे के दरवाजे से इस अस्पताल से निकल चुकी थी जिसकी लोकेशन तबरेज शाह को मिली थी। इसने बाहर निकलते हुए गहरा सांस भरा और साथ बैठी इस लड़की को देखा जो इसकी किसी बात को नहीं टालती थी। वो लड़की अपनी इस हालत के बावजूद इसके पीछे जलील होती फिर रही थी। इसकी आंख से तकलीफ की शिद्दत से आंसू निकलकर गालों पर बह गए थे। कब खत्म होगी ये आजमाइशें? क्या शाह आप मुझे कभी मुयस्सर नहीं होंगे? इसने सोचा। एक तरफ वो भागती थी इससे, इसे लगता था इससे मिलते तबरेज शाह इसे मौत का परवाना थमा देगा। दूसरी तरफ इसकी एक नजरे उल्फत के लिए तड़प रही थी। वो घर पहुंच चुकी थी। वो जानती थी यहाँ इन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता और ना पहुंच सकता है। राबी ने इसे आराम करने दिया था, खुद भी अपने कमरे में चली गई थी। इसके असाब बुरे तरीके से थक चुके थे। अब शाम की चाय पर वो एक दूसरे के सामने बैठी थी। मन्नत, एक आखिरी बार समझा रही हूँ, आगे बढ़ो जिंदगी में, कब तक खुद को यूं बेमोल करोगी? राबी, तुम भी तो। शट अप मन्नत, मेरी जिंदगी तुमसे बहुत मुख्तलिफ है, बहुत। अपने बाप का बिजनेस संभालो, बहुत हो गया है। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगी। खुद को इस काबिल बनाओ कि तबरेज शाह को भी तुम्हारी तलब रहे। मुझसे उम्मीद छोड़ दो, इससे ज्यादा मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी इस बुज़दिली में। आज नहीं तो कल तुम इसके सामने होगी, फिर किससे भाग रही हो, इससे या खुद से?
मैं तुम्हें बस आगे बढ़ता देखना चाहती हूँ। मन्नत वकार जिसके वालिदैन इसको कामयाब औरत के रूप में देखना चाहते थे, वो मन्नत जो तुम में कहीं छुपी बैठी है, वो कब तक मुझे खुद के साथ घसीटोगी? इस हालत में मुझ पर रहम खाओ। मन्नत ने झटके से देखा, सच में बीमार लगी थी से। आंखों के नीचे हल्के बढ़ते जा रहे थे। इसकी बढ़ती जिसामत, इसकी सूजे पांव देख इसे रहम आया इस पर और खुद से नफरत हुई। वही तो इसकी अपनी थी, इसकी माँ भी, बहन भी, दोस्त भी, इसका सब कुछ। और इसी की वजह से वो कैसी कमजोर और पीली पड़ रही थी। मैं वादा करती हूँ राबी, अब से वही होगा जो तुम कहोगी। मैं वादा करती हूँ, बदल लूंगी मैं खुद को, आगे बढ़ूंगी। इसने राबी के पास घुटनों के बल नीचे बैठकर कहा। राबी ने इसके माथे पर बोसा दिया। नासर, नासर। अपने कमरे में जाकर चीख कर इसने मुलाजिम को आवाज दी थी। जी साहब, ये मेरे कमरे की सफाई किसने की है? किससे पूछकर मेरे कमरे में कदम रखा है तुम लोगों ने? साहब, वो बड़े साहब ने। दफा हो जो यहाँ से, आइंदा मेरे कमरे में कदम न रखना, खबरदार जो मेरी चीजों को हाथ लगाया। इसने दरवाजे को ठोकर मारकर बंद किया और जाकर ऊंधे मुंह लेट गया। 27 साला वो नौजवान इस वक्त ऊंधे मुंह पड़ा था, जिसे किसी भी चीज की फिक्र ना थी या वो खुद पर किसी चीज को भी हावी नहीं होने देता था। SHO दरेद यज़दानी। लेकिन लाउबाली इसकी तबीयत का खासा था। इसे लोगों से फर्क नहीं पड़ता था। इसका बाप ही था जिसका डर था इसके दिल में, नहीं तो वो लोगों को कहाँ कुछ समझता था। आज सुबह नाश्ते की मेज पर भी इसने हंगामा बर्पा कर दिया था। जब मुलाजिम ट्रे को भूलकर इसका गिलास अपने हाथों में ही उठाकर ला रही थी, इसने वो गिलास खींचकर दे मारा था। जाहिल, अकल नहीं है, ट्रे कहाँ है? हाथ देखे अपने गंदे। वो चीखा तो मुलाजिम सब सहम गए थे। क्या हो रहा है यहाँ? शौकत यज़दानी ने आते इस फिपरे शेर को देखते कहा था। पापा, इन गरीबों को अकल सिखाएं थोड़ी, जबान संभाल कर दरेद और जाओ। आज नाश्ता नहीं मिलेगा तुम्हें, पहले अपने से बड़ों से बात करने की तमीज सीख कर आओ। वो सामने कुर्सी को ठोकर मारता बाहर निकल गया था। अब थोड़ी देर पहले लौटा था। वैसा नहीं था, ऐसा बना दिया गया था। मैं माफी चाहता हूँ आपसे अफजल बाबा, अभी बच्चा है, वो संभल जाएगा। उन्होंने इसकी परेशानी से माथा मसलते कहा था। कोई बात नहीं साहब, हम जानते हैं वो दिल से बुरा नहीं है, उन्होंने कहा, क्योंकि अभी पिछले दिनों अपनी सैलरी दरेद यज़दानी ने इन्हें दे दी थी। इनकी बेटी की शादी थी। 10 बजे ड्राइवर के हाथ इसका खाना भिजवा दो, भूखा होगा। वो कहते अपने कमरे में चला गया था। वहाँ इसने थाने में आज सबका जीना दो भर किया था, सारे केस की फाइल्स निकलवा कर। रुबाब ने अपनी चीखों का गला घोंटा था, मुंह पर हाथ रखकर। इससे ये सब एक डरावना ख्वाब लग रहा था। बासत ज़िया ने सिगरेट सुलगाया और जाकर सामने सोफे पर बैठ गया। इसे देखा जो कमरे की बीचों बीच खड़ी थी। स्काई कलर की शॉर्ट शर्ट, गरारे में गुलाबी जॉर्जेट का दुपट्टा, गुलाबी रंगत पर हल्का सा मेकअप, खमदार पलकें, गुलाबी छोटे से होंठ, तीखा नाक जिसे खाली सा लगा जैसे कुछ कमी हो, भूरे कमर तक जाते बाल, माथे पर बिंदिया लगाए वो लड़की किसी का भी ख्वाब हो सकती थी। किसी का सोचते इसके चेहरे के तासरात जामुद हुए थे। यहाँ धुआं हवा में छोड़ते वो बोला तो वो जी जान से लरसी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? अब कि वो तेज लहजे में बोला तो अपनी जगह से उछली, छोटे छोटे कदम उठाते इसकी तरफ आई थी। इसके पास आते बासत ज़िया ने इसे खींचा, जिससे वो इसकी गोद में आ गिरी। इसने आंखें मीची। बासत ज़िया को इस वक्त डरपोक हिरने लगी। आंखें खोलो, इसकी आवाज सुनते इसने आंखें खोली तो नजरें इसके चेहरे से टकराई। रुबाब ने इसे पहली बार इतने नजदीक से देखा था। गहरी बोलती आंखें, मगरून नाक जिसे जम था इसके खूबसूरत चेहरे का, अनाबी लब जो मूंछों तले छुपे थे, हल्की ब्रीड और खरकत तासरात, इसकी पलके लरसी। बासत ज़िया ने इसकी कमर पर हाथ बांधे और झटके से इसे मजीद करीब किया। रुबाब ने इसके सीने पर हाथ रखते खुद को रोका नहीं तो इसका चेहरा इसके चेहरे पर बजता। रुखसी चाहता हूँ मैं, इसने इसके कान के पास लब करते सर्द लहजे में कहा था। इसकी तरफ से कोई जवाब ना पाते इसने इसे देखा जिसने सांस रोके रखा था। डार्लिंग, सांस छोड़ो, नहीं तो मैंने बंद किया तो तुम तरसोगी इसी सांस के लिए। इसके ज़ुमानी लहजे में कहते इसके कान पर अपनी मूछें फेरी। इसने सांस छोड़ते से देखा जो इसे ही घूर रहा था। इसने उठना चाहा तो बासत ने इसकी कमर पर पकड़ सख्त कर दी। रुखसी चाहता हूँ मैं, और मुझे उम्मीद है तुम्हारी तरफ से हंगामा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं चाहती, इसने नजरें झुकाते कहा। तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता बेबी, और वही होगा जो मैं कहूँ और सोचूंगा। सो बी रेडी एंड प्रिपेयर फॉर इट। बासत ज़िया ने इसे देखा जो होंठ काटती अपने आंसू रोक रही थी। इसकी बाहों में इसका नाजुक वजूद हल्का हल्का लर्ज रहा था।
تمہارے تو ابھی سے حالات نازک ہیں میرے بیبی، میری جان کو خود پر کیسے برداشت کرو گی؟ باسط زیا نے اس کی گردن کے پاس سگریٹ کا آخری کش چھوڑتے کہا۔ باسط، اس نے ڈرتے اس کا نام لیا تو وہ تھما۔ مجھے واپس جانا ہے، اسے کہتے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اوکے چلو اٹھو، وہ نہ جانے کیوں لیکن فوراً مان گیا۔ میسر مجھے 1000 لوگ ہیں مگر ہائے وہ ایک شخص جو بہت قریب ہوتے ہوئے بھی پہنچ سے دور ہے میری، اسے چاہا ہر سانس کے ساتھ ہے میں نے، مگر ہائے بڑا بے رحم ہے وہ شخص، اس پر اڑتی ہر نگاہ ناگوار گزرتی ہے مجھے، پر ہائے کیا فرق پڑتا ہے اسے، مجھے پسند نہیں کوئی اس پر نگاہ ڈالے، مگر ہائے وہ شخص چھک چھک کر ملتا ہے سب سے، کبھی دل چاہتا ہے چھوڑ دوں یہ محبت، مگر ہائے ہر سانس کے ساتھ یاد آتا ہے وہ شخص، اب تو عرصہ گزرا راہ یار کو تکتے، مگر ہائے سب راستے بھول گیا ہے وہ شخص، کوئی دم بتاؤ یا حل ہی ڈھونڈ دو جس سے میرا رہے ہمیشہ وہ شخص۔ ماسی، آج اس کا اس یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، بے شک اس کا باپ یہ یونیورسٹی افورڈ کر سکتا تھا لیکن اس کا ایڈمیشن اس کی ذہانت کی بنا پر ہوا تھا۔ منت وقار کے والد ایک بزنس مین تھے، وہ اکلوتی اولاد تھی ان کی، اس کی والدہ کی وفات تب ہوئی جب وہ 10 سال کی تھی، وہ پہلے بھی بہت نازک مزاج تھی، ماں کے بعد تو نہایت ہی حساس ہو گئی تھی، آج اتنی بڑی یونیورسٹی میں لڑکوں کے درمیان اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اس نے اب تک لڑکیوں کے اداروں میں پڑھا تھا لیکن اب وہ پہلی بار لڑکوں کے ساتھ پڑھنے آئی تھی، وہ اس لیے کہ اس کے والد سے بزنس پڑھا کر اس کے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ دروازے پر کھڑے سے 10 منٹ ہو گئے تھے، اسے یہاں اپنا آپ کھوتا ہوا نظر آیا، راستے سے دور ہو کر کھڑی ہو مس، پیچھے سے کسی لڑکے نے ہانک لگائی تو وہ چونکی اور ڈر کر سائڈ پر ہٹی۔ ہیلو بیوٹی، ابھی وہ 2 قدم آگے بڑھاتی کہ ایک لڑکی کی آواز پر تھمی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، گلابی رنگ کی شلوار قمیض پر 1.5 انچ کا دوپٹہ لیے، بالوں کو پونی میں قید کیے، بنا میک اپ کے، گلابی رنگت بھرے گال، متناسب سراپا، درمیانہ قد، وہ بے حد حسین تھی، اسے مزید حسین اس کی معصومیت بناتی تھی، کیونکہ چلاکی دنیا سے لڑنا اس نے ایک بند گھر میں کہاں سیکھا تھا، اس کے باپ نے اسے بہت سنبھال کر رکھا تھا، اپنے باپ کے علاوہ کوئی دوست رہا ہی نہیں تھا اس کا، یہی وجہ تھی کہ کالج اور اسکول میں اس کا ایک بھی دوست نہ تھا۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا جس نے اس کے سامنے ہاتھ کیا تھا، وہ شکل ہی سے اسے کوئی آوارہ لگا تھا، اس کا سانس سوکھا۔ قاسم دلاور، اس نے ہاتھ آگے کرتے اپنا نام بتایا اور اس کا دریافت کرنا چاہا لیکن اس نے جواب نہ دیا، ہمت نہ ہوئی، اس کی آنکھوں کی معصومیت پر لڑکا مسکرایا جیسے شکاری شکار کو دیکھ کر مسکراتا ہو۔ کس ڈپارٹمنٹ جانا ہے کیوٹی؟ اس نے ہاتھ پیچھے ہٹاتے چہرے پر مسکراہٹ لیے پھر سے دریافت کیا تھا۔ بزنس، اس نے کہتے نظریں جھکائی، اس کی ادا پر دور کھڑے کافی لوگوں کے چہرے چمکے تھے۔ او سامنے دیکھ رہی نا وہ بلڈنگ، اس میں F7 روم تمہاری کلاس ہے اور پہلا لیکچر شروع ہو چکا ہے، جاؤ فوراً۔ اسے کہتے اس نے ڈرایا تھا، وہ بنا اس کی طرف دیکھے تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھی تھی، آپا اسے لے کر وہاں سے نکل گئی تھی، اب کیا کرنا تھا انہیں وہ نہیں جانتی تھی، وہ اسے گھر لے آئی تھی، کھانا کھلایا اور آرام کرنے کی تلقین کی، لیکن اس کا دماغ آج ہوئے سہنے کو یاد کرتے مفلوج ہو گیا تھا۔ اب کوئی نہیں ہے میرا، میں کہاں جاؤں گی، اس نے سوچتے آنکھیں بند کی، یہ اس کی اصل زندگی تھی، کوئی کہانی یا افسانہ نہیں تھے، جہاں وہ آدھی رات کو نکلتی تو بھی وہ محفوظ رہتی، اس دنیا میں رات کی سیاہی میں کوئی بھی محفوظ نہیں، جن کے سروں پر چھت ہی نہ ہو اور ان ڈھکے ہوں کو بھی دنیا چیر پھاڑ دیتی ہے، وہ حقیقت پسند بن رہی تھی۔ آپا اس کی ماں کی بچپن کی سہیلی تھی لیکن وہ جانتی تھی اسے یہاں سے بھی جانا ہے، ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی، کب آنکھ لگی سے اندازہ نہ ہوا، آنکھ شور کی آواز سے کھلا تھا جب اندازہ ہوا کہ باہر کوئی بحث چل رہی ہے اور اس بحث کا موضوع اسی کی ذات تھی، اسے اندازہ ہوا کہ پولیس ایک بار پھر اس کے دروازے پر ہے، تو کیا آگے کی ساری زندگی سے کالی کوٹری میں گزارنی ہے، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہوتا نظر آیا تھا، بحث اب بڑھتی جا رہی تھی، اسے آپا کی آواز کے ساتھ اب عورت کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، اسے باتوں سے اندازہ ہوا، نکالو اس لڑکی کو باہر، میں کل بھی بتا چکی ہوں کہ وہ بے گناہ ہے، کل وہ اس وقت میرے ساتھ ہی میرے گھر، آپا نے جواب دیا۔ ہمیں جانچ پڑتال تو کرنی ہے نا میڈم، مہربانی کر تعاون کریں، انسپیکٹر بولا، جوان جہان بچی ہے، تھانے میں کہاں رہے گی، اس کی عزت کی پرواہ سے ایسی حرکت کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی، لیڈی کانسٹیبل نے جواب دیا تھا، اس کی نہ جانے کیا ہی دشمنی تھی، یا شاید اس کی ماں نے پیسے دیے تھے جو اس کی زبان اتنی چل رہی تھی، دیکھو بی بی، وارنٹ ساتھ لائے ہیں، نکالو لڑکی کو،
फौरन वक्त ज़ाया मत करो हमारा। वो सब सुनती कमरे के कोने में सोफे के पीछे दुबक कर बैठ गई थी, जैसे यहाँ कोई इसे ढूंढ नहीं पाएगा। इसने हकीकत से आंखें मीच ली थी। अगले लम्हे इसका दरवाजा जोर से खटखटाया जा रहा था। इसके दिल की धड़कनों की रफ्तार भी तेज पड़ने लगी थी। आंसू लगातार गिर रहे थे। लब जिक्र लाही में मसरूफ थे। वो दरीद से मिलने आया था। 2 साल पहले ही इनकी मुलाकात स्कूल में हुई थी। इसके बाद ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई थी। वो अक्सर अब इसके घर चला आता था। तो कल्फी की द्वार अब गिर चुकी थी। अब भी बैठक में हमेशा की तरह बैठे, यकदम बत्ती का फ्यूज उड़ने की वजह से बत्ती गुल हो गई थी। बाहर लॉन में बैठते हैं, दरीद ने कहा तो इसने सर हिलाया। पीछे वाले लॉन की तरफ दोनों आगे थे। आगे वाले लॉन में माली बाबा काम कर रहे थे। अभी वो बैठते बातें कर रहे थे कि छोटी सी बच्ची फूले गालों के साथ भागती हुई आई थी। भैयो भैयो, बच्ची ने दरीद की आकर कमीज की आस्तीन खींची थी। जी मेरी जान, क्या हुआ है? इसने अपनी बहन के फूले गालों पर लगी चॉकलेट साफ करते कहा था। भैयो, साथ वाली जकी आज फिर मुझे मारा है। इसने शिकायत लगाते आंखें फौरन नम की थी। क्यों मारा है इसने आपको? दरीद के साथ अब वो भी इस बच्ची की तरफ मतवज्जो था। क्योंकि भैया, मैंने कहा था कि जिस टेस्ट में ज्यादा नंबर आएंगे वो दूसरे वाले को मुक्के मारेगा, तो इसका 1 नंबर ज्यादा था। लेकिन भैया, इसने तो नकल की थी। तो आपने ऐसी शर्त क्यों रखी थी? दरीद ने अपने कंधे पर पड़ी शाल का एक कोना उठाते इसके चेहरे पर आया पसीना साफ किया था। बासत मुस्कुराया था। इसे कितनी मोहब्बत थी अपनी बहन से, इसे भी कोई याद आया था। मुस्कुराहट के साथ इसके चेहरे पर मायूसी छा गई थी। पर भैयो, गर्ल्स को नहीं मारते ना? इसने अपनी तरफ से बहुत पते की बात की थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप आइंदा से ऐसी बातें नहीं करेंगी। और जकी को तो मैं डांटूंगा, इसने क्यों मेरी रूबी को मारा। पक्का ना भैयो? वो आंखें छुट्टी करती इससे इस्तफसार करने लगी थी। आया वो इसको सिर्फ दिलासा तो नहीं दे रहा? पक्का मेरी माँ। चलो अब जाकर कपड़े बदलो, देखो मट्टी लगी है सारी। दरीद ने इसके बाल माथे से हटाते से जाने का कहा था। ओके भैया, वो कहते भाग गई थी। बासत ने मुस्कुराकर इसे देखा था। लगता है बड़ी मोहब्बत है तुझे अपनी छोटी बहन से। हाँ, सबसे ज्यादा। वो मेरी बेटी जैसी लगती है मुझे, इसने जज्बे के आलम में कहा था। इस लड़की की बताई क्लास के सामने रुककर इसने हवा में लहराते आंचल संभाला। दरवाजे पर खड़ी हो गई। मे आई कम इन सर? इसकी धीमी आवाज पर सब मतवज्जा हुए थे। तमाम लड़कों ने इसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा था, लेकिन कोई था जिसकी नजर किताब पर थी। प्रोफेसर ने इस मासूम चेहरे को अंदर आने की इजाजत दी तो वो कदम उठाती अंदर आई, इर्द गिर्द नजर उठाई। हाल खचाखच लड़के और लड़कियों से भरा पड़ा था। इसकी पलकें लरसी। जी बेटा, कोई परेशानी? वो जो बैठने के लिए जगह देख रही थी प्रोफेसर की तरफ मतवज्जा हुई। पढ़ने आई हूँ, इसने धीमे से कहा तो आधी क्लास के स्टूडेंट के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। बेटा, ये पढ़ने ही की जगह है, आप बताइए किस डिपार्टमेंट में पढ़ने आई हैं? उन्होंने शाइस्तगी से कहा था। बिजनेस। आंखें फिर झुकी थी। फर्स्ट ईयर सेमेस्टर? सर ने दरियाफ्त किया तो इसने तेजी से सर हिलाया। बेटा, ये बिजनेस डिपार्टमेंट है, लेकिन आप गलत क्लास में आई हैं। लास्ट सेमेस्टर की क्लास है। हाँ, कई लड़कों का कहका बुलंद हुआ तो इसकी आंखें नम हुई। सर ने एक सख्त निगाह सब पर डाली। क्या नाम है आपका? सर को वो बच्ची निहायत ही मासूम और प्यारी लगी थी। मन्नत वकार। बहुत प्यारा नाम है आपका, आपकी तरह। क्या करते हैं आपके वालिद? प्रोफेसर ने दरियाफ्त किया। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में आधे लोग सिफारिशात पर आते थे, क्योंकि इनका ताल्लुक ऊंचे खानदानों से होता था। बिजनेसमैन है, वकार हुसैन। इसने नजर उठाते कहा। अब की बार आखिरी बेंच पर बैठे इस शख्स के कानों ने भी ये नाम सुना था। इसने झट से सर उठाकर सामने मौजूद हस्ती को देखना चाहा जिसका रुख सर की तरफ था। पर मैं यहाँ अपनी काबिलियत पर आई हूँ, इसने सर की गलत फहमी को दूर करते कहा। न जाने क्यों, लेकिन वो नहीं चाहती थी सब समझे कि वो यहाँ अपने बाबा के दम पर आई है। ये बात भी इसके बाबा ने इसे सिखाई थी कि वो जिंदगी में अपने बल बोते पर अपने दम पर आगे बढ़ेगी। डेट्स ग्रेट। सर एक बार फिर इसकी मासूमियत पर मुस्कुराए थे, फिर इसे अपने साथ आने का कहते बाहर निकले थे। वो सामने वाली क्लास है आपकी, कुछ देर में मुलाकात होगी बेटा, क्योंकि आपका दूसरा लेक्चर मेरे साथ है। उन्होंने कहते इसके सर पर हाथ फेरा